नावल तेईस में इश्क राइटर एपिसोड नंबर 10। मुझे बात करनी है तुमसे। सरदार वजदान शाह वो दंदनाते हुए रात के 1 बजे इसके कमरे में आ धमका था। वो जो अभी लेटा ही था इस आफत पर उठ कर बैठा था और घूर कर सामने देखा। मुस्तफ़ा अभी बहुत नींद आई है, प्लीज़ सोने दें यार, सुबह जो भी बात करनी है सुबह सुबह। अभी इस वक्त कमरे से शक्ल गुम कर वो बेजारियत से बोला था, वजी मुझे बात करनी है। क्या बात करनी है? जो भी बात करनी है सुबह। अभी यार बिल्कुल दिमाग मौफ है, बिल्कुल ऑफ है। मुझे में ताकत नहीं है कोई भी बात सुनने की ना करने की, लेकिन मुझे करनी है वरना मैं दादा को तुम्हारे सारे सीक्रेट बता दूंगा। वो मुंह बनाते हुए ज़िद्दी लहजे में बोला। वजदान ने एक नज़र घड़ी की जानिब देखा, फिर इसको देखा जो किसी ज़िद्दी बच्चे की तरह इसके सर पर सवार था। अच्छा बोल, क्या बात है? लेकिन जो भी बात है 10 मिनट में कर और मेरे कमरे से दफ़ा हो। सुबह कंपनी भी जाना है, इसके बाद पंचायत में फ़ैसला भी जाना है। वजी साहब आप मुझे ये बताएं क्यों किया आपने मेरे साथ ऐसा? मैं ऐसा मानता हूँ मैं आपके चचा का लड़का हूँ, लेकिन हम लोग बिल्कुल भाइयों जैसे हैं, फिर भी इतना ख़तरनाक वाला पराया धन। वजदान ने आंखें छोटी करके इसको घूरा। तुमको पता है कि मैं जैसे पानी पीने लगता हूँ ना, तो मेरी निगाहों के सामने वो पल घूम जाते हैं जिसमें हम सिर्फ चड्डी पहनकर नहर में नहाते थे, और जैसे ही खाने खाने लगता हूँ मुझे ये याद आ जाता है कि जब हम एक दूसरे की प्लेट से बोटी छीन कर खाते थे। फिर क्यों क्यों मेरे साथ ऐसा सलूक किया? वो बिल्कुल पुरानी फिल्मों की अदाकारों की तरह माथे पर हाथ रखते हुए बोला था। हो गया? वजदान इसकी अदाकारी से बेजार होकर सिर्फ इतना ही बोला था। क्या मतलब हो गया? तुमको पता है सरदार साहब, यहाँ दिल के मकाम पर हाथ रखते हुए बोला, यहाँ बहुत तकलीफ़ हुई है। इतनी तकलीफ़ कि मैं जैसे ही सोने के लिए लेटता हूँ और आंखें बंद करता हूँ तो मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। क्या क्या बताऊँ मैं? तुम जैसी आंखें, जैसे खाना खाता हूँ तो मुझे भूख लेने लगती है। वो प्लीज़ प्लीज़ मुस्तफ़ा प्लीज़ बस कर दें यार, सोने दें मुझे। और आगे कुछ बोलता वजदान बीच में बोला, जा और इस वजदान पर कम दिमाग खा, इसने शादी करी है ना, मैंने थोड़ी करी है। वो बेजार होकर हो रहा था। नींद आंखों में वाजे थी। इस मुतमईन बगैरत को तो इतनी तमीज़ नहीं है कि मैं इससे बड़ा हूँ, पहले मेरी शादी हो। खुद करके बैठ गया नाहिंजार कहीं का। अगर हिफ्ज़ा की जगह कोई और लड़की होती तो मैं बताता। वो इसकी तसव्वुर में गर्दन मरोड़ते हुए बोला था। क्यों? अगर हिफ्ज़ा की जगह कोई और होती तो क्यों बताता? अभी क्यों नहीं? वजदान थोड़ा हैरान होते हुए बोला था। अभी तो इसको नहीं पता वो किस खाई में कूद चुका है। वो जो चीज़ है ना, बर्क को पता चल जाएगा, वो खुद की काफ़ी है। मैं गारंटी के साथ बता सकता हूँ 5 दिन, सिर्फ 5 दिन में ये अपने बाल नोचेगा। और अगर ऐसा ना हुआ तो मेरा नाम बदल देना, और बदल कर रख देना, दिनार रख देना। कैसी फजूल बातें कर रहा है तू, पागल कहीं का? जा यार, सोने दे मुझे। वो लेटता इससे पहले मुस्तफ़ा ने इसका कंबल खींचा। मुझे आज ये बात क्यों बताओ, क्योंकि क्या मेरे साथ ऐसा सलूक क्या मिला तुमको? ऐसा सलूक करके अकेले अकेले बिरयानी की मंडई करके आ गए और मुझे लेकर भी नहीं गए। अच्छा, यानी तुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि इसका निकाह किससे हुआ, कहाँ हुआ? तुझे सिर्फ इतना फ़र्क पड़ता है कि हम बिरयानी खा के आए हैं। मैं तुझे बताता चलूँ कि हमने कोई बिरयानी नहीं खाई, बेफ़िक्र हो जा। क्यों नहीं खाई? क्योंकि हमने सिर्फ निकाह किया और लड़की लेकर आ गए, फजूल के चोंचलेबाजी के लिए नहीं रुके। फिर भी मुझे क्यों नहीं लेकर गए? मैं जाकर यही देख लेता हूँ कि इसने कैसे कबूल है बोला था। मुझ में थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाता कि कैसे बोला है। बोलते हैं तुम लोग तो ऐसे हो कि कोई मेरा कत्ल भी कर देना तो इसका बदला नहीं लोगे, बस इतना बोलोगे कि कोई बात नहीं, मुस्तफ़ा ही तो था, जाने देते हैं। मुस्तफ़ा वजदान जो अभी तक इसकी बेकार की बातें बेजारियत से होकर सुन रहा था, एकदम धाड़ा था और सफ़ेद पेशानी अनगिनत बल पड़े गए थे। मैंने तुझे इस दिन तुझसे कहा था कि मेरे सामने ये बकवास बात नहीं करना। क्यों तुझे समझ नहीं आती है? वो 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट दे रहा हूँ मैं तुझे, दफ़ा हो जा मेरे कमरे से। अगर तू 2 मिनट में मेरे कमरे से नहीं निकला तो खुदा की कसम तेरा हशर कर दूंगा। वो तय से आंखों गुस्से से एकदम सुर्ख हो गई थी। बस एक लास्ट बात, फिर पक्का मैं जा रहा हूँ। वजदान ने ज़ब्त से अपने जबड़े बीचे। तो क्यों मार खाना चाह रहा है, जबकि मेरा कोई इरादा नहीं था तुझे धोने का, लेकिन तू चाह रहा है ना मैं तुझे कूटूं। बस एक लास्ट बात, फिर मैं पक्का जा रहा हूँ। वैसे भी मुस्तजाब के पास जाना है। वजदान ने एक गहरी सांस लेकर खुद को पुरस्कून किया था। यह आखिरी बात है, इसके अलावा मैं तुझे
मैं कोई बात नहीं सुनूंगा, बोला और अगर मैं वाकई मर गया तो मेरी अम्मा सहर और मुस्तजाब और बाबा का ख्याल रखना, और हाँ, अगर मुझे किसी ने कत्ल किया तो इसकी लड़की को भी नहीं करना ज़रूर, लेकिन इस पर जुल्म नहीं करना, और इस लड़की से शादी तुम करना, और शादी भी करना, और इससे बेकार की रस्म का निज़ाम बदल कर रख देना, और शादी तुम ही करना, और इससे किसी ने नहीं करवाना। तेरी तो गाली, तू बच मुझसे। वो बेड से उतरते हुए इससे पहले वो सौफ की रफ्तार से इसके साथ कमरे से निकला। पीछे वजदान सर झटक कर सोने के लिए लेटा था। रात का कोई 1 ही बज रहा था कि एक नज़र घड़ी को देखा और बिना दूसरी बात सोचे ढा करके दरवाज़ा खोला, और सामने ही वो जाए नमाज हाथ में पकड़े खड़ी थी। इसके इतने दुरुस्तगी से दरवाज़ा खोलने की वजह से सहर घबरा कर 2 कदम पीछे हुई। मुस्तजाब ने इसके जानिब देखा। साफ शफाफ चेहरा सफ़ेद दुपट्टे के हाले में कैद था। चेहरे पर से वज़ू का पानी टपक रहा था। क्या कहा था मैंने तुझे? तुम्हें वो गुस्से से धाड़ा था। आंखें गुस्से से सुर्ख हो रही थी। चेहरे के नकूश तने हुए थे। सहर के हाथ बाकायदा कांप रहे थे इसको इतना गुस्से में देखकर। जी क्या कहा था मैंने तुमसे? सुबह वो एक बार फिर धाड़ा था। याद नहीं? वो घबराते हुए बोली थी। मैं तुम्हें वो आगे बढ़ा तो वो बेसाख्ता ही 2 कदम पीछे हुई थी। मुस्तजाब ने ज़ब्त से आंखें मींची थी। सुबह मैंने तुमसे कहा था कि मेरी वाइट शर्ट प्रेस कर देना। सुबह मुझे जाना है। वो अभी तक क्यों नहीं की? वो तो सुबह ही कर दी थी। आपकी कब्र में है। वो फ़ौरन बोली। मैंने बोला था ये बताओ। वो आंखें बड़ी करी गुस्से से बोला। आपने कहा था कि आपकी शर्ट प्रेस करके आपकी कब्र में हैंग कर दूं। इसने बोलकर इसकी जानिब देखा जहाँ सिर्फ़ और सिर्फ गुस्सा ही गुस्सा था। अच्छा, तो तुमने करी है? जी कर दी है, वो मुतमईन अंदाज में बोली थी। इसने जब से जबड़े बीचे। मैंने तुमसे कहा था कि वाइट शर्ट प्रेस करनी है और तुमने ऑफ वाइट शर्ट प्रेस कर दी। जाहिर लड़की, तुमको वाइट और ऑफ वाइट में फ़र्क नहीं पता। आंखों में बेसाख्ता नमी जमा होने लगी। मुझे दोनों कलर एक जैसे ही लगे थे। मैं अभी कर देती हूँ। इसने फ़ौरन से जानमाज़ साइड पर रखी। हम चलो, वो बोलकर इसके कमरे से निकला था, और साथ पीछे वो इसके पीछे ही अपने कमरे से निकलकर इसके कमरे में पहुंचा था। वह शर्ट के बटन खोलकर बेड पर बैठा और वो जल्दी से शर्ट कवर में ढूंढने लगी थी। हड़बड़ी में इसके हाथ भी कांप रहे थे। पीछे वो इसके वहाँ ढूंढता देखकर बेजार होकर बोला। इस्त्री स्टैंड पर रखी हुई है शर्ट, अगर जहमत हो तो वहाँ पर भी एक नज़र देख लो। जी। वो हड़बड़ा कर स्टैंड की तरफ बढ़ी और जल्दी से जल्दी हाथ चलाकर प्रेस करने लगी। 2 मिनट तक वो मोबाइल देखता रहा। फिर चलकर स्टैंड के करीब आया और दीवार से टेक लगाकर खड़ा हो गया। गहरी निगाहों से इसको देखने लगा। वैसे क्या बात है तुम्हारे लाला की यार? मैं तो फ़ैन हो गया बर्क लाला का। सहर ने एक निगाह उठाकर इसकी जानिब देखा और सराहिए से निगाहें नीचे कर लीं। सबको सबकी मर्ज़ी की लड़कियां मिल रही हैं और मुझे इसने अजीब सी निगाह से सहर को देखा। खैर छोड़ो, नूरे बता रही थी लड़की बहुत बहादुर है। दादा के सामने भी बोल रही थी, और एक तुम नहायत ही डरपोक लड़की। अजीब मुसीबत है। तुम मेरे लिए क्या तुम नहीं बोल सकती हो दादा के सामने? सिर्फ इतना कि तुम ये शादी नहीं रखना चाहती हो। ये प्रेस हो गई है। आंखें नम होने लगी थी। इसकी बातें बर्दाश्त से बाहर थी, इसलिए इसकी बात काट कर बोली थी। मेरे सर पर रखोगी? वो एकदम धाड़ा तो वो एकदम घबरा कर 2 कदम पीछे हुई। तुम एक नहायत ही किस्म की दब्बू लड़की हो। तुम्हें पता नहीं है तुम मुझ पर मसलत कर दिया गया है। अजाब बन गई हो तुम मेरे लिए। वो झुंझला कर बोला। वो 2 टके की लड़की दादा के सामने बोल गई कि तुम इसकी पोती होकर नहीं बोल पा रही हो। मुझे ये बात समझ नहीं आ रही है। बोलकर वो वापस बेड की जानिब जाने लगा था, लेकिन सहर की आवाज़ से रुका था। और कोई औरत 2 टके की नहीं होती है। आवाज़ में वाज़ेह नमी थी। इसकी आवाज़ पर वो बेसाख्ता पलटा। आंखें नम हो रही थी। लहजा कँपा रहा था। औरत एक माँ है तो जन्नत, औरत एक बेटी है तो रहमत, औरत एक बीवी है तो हमसफ़र, औरत एक बहन है तो इज़्ज़त। तो मुस्तजाब बताए, क्या औरत 2 टके की हो सकती है? इसने आंखें छोटी करके इसको घूरा और इसके करीब हुआ। कुछ ज़्यादा ज़बान नहीं आ गई है तुम्हारे में? वो इसके करीब होकर तय से बोला था। मैं सिर्फ इतना कहा है कि कोई भी लड़की 2 टके की नहीं होती है। जिस तरीके से आप मेरे सामने ये ज़बान चल रही है ना, दादा के सामने और फिर सरदार लाला के सामने चलाया करो। आई समझ, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। वो दुरुस्तगी से कहता है इसके बाजू को पकड़ कर बाहर की जानिब धक्का देने वाले अंदाज में छोड़ा था। सहर ने
इसको बेबस निगाहों से देखा था और ज़ब्त से बोली थी, आप क्यों नहीं बोल देते दादा को, मुझे क्यों बोल रहे हैं, मैं भी इंसान हूँ, क्यों मुझ पर रख कर बंदूक चला रहे हैं, खुद भी तो बोल सकते हैं। चटाक इसकी बात सुनकर इसने घुमा कर एक जनाटेदार थप्पड़ रसीद किया था, जिसकी ताब ना लाते हुए ज़मीन दोज़ हो गई थी। मुस्तजाब कमरे में दाखिल होते मुस्तफ़ा ने आंखें ज़ब्त से मींची और गुस्से की ज़्यादती से दाड़ा था। मुस्तजाब ने मुस्तफ़ा की आवाज़ सुनी तो बेसाख्ता मुड़ा और सामने इसको देखकर सराइये से 2 कदम पीछे हुआ था। ये क्या है? मुस्तजाब वो गुस्से से इसकी जानिब मुड़ा था और नीचे गिरी सैर को उठाया, जिसके रोते हुए हिचकियाँ बंद गई थी। आज इसने इसकी जानिब देखा, इसके दाएं गाल पर थप्पड़ का निशान तक वाज़ेह हो रहा था। मुस्तफ़ा ने ज़ब्त से मुठियाँ बींची। सैर गुड़िया, अपने कमरे में जाओ, मैं आता हूँ अभी। इसने एक नज़र रोते हुए मुस्तफ़ा को देखा था और रोते हुए अपने कमरे में दौड़ गई। इसके निकलते ही मुस्तफ़ा ने घुमाते हुए थप्पड़ मुस्तजाब के उल्टे गाल पर रसीद किया। मुस्तजाब ने बेयकीनी से मुस्तफ़ा की जानिब देखा। क्या है ये सब? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेरी बहन पर हाथ उठाने की? मुस्तफ़ा ने गुस्से से इसका गिरेबान पकड़ करने की कोशिश भी कैसे की तुमने? मुस्तजाब इसकी आंखें नीचे की थी। जवाब दो, आंखें नीचे करने की से मेरे सामने ज़रूरत नहीं है। तुम्हें शर्म नहीं आती? एक औरत ज़ात पर हाथ उठाते घिन आ रही है तुम्हें अपना भाई बोलते हुए? बोलकर इसको धक्का दिया। मुस्तजाब ने ज़ब्त से जबड़े भींचे थे। भाई बदतमीज़ी कर रही थी वो, तो तुम इसको मार कर चुप करवाओगे? और मैं मान ही नहीं सकता मेरी सैर बदतमीज़ी करे और वो तो किसी जानवर तक को ना कुछ बोले, और तुम बोल रहे हो कि इसके साथ तुमने बदतमीज़ी की। मैं किसी सूरत नहीं मान सकता। मुस्तजाब, मैंने पहले भी तुमको समझाया था कि एक बार फिर समझा रहा हूँ कि तुमने अगर सहर के साथ ये सब फिर किया, आई स्वेर मैं तुमसे अपने सारे रिश्ते ख़त्म कर दूँगा कि तुमको ये शादी आगे इसे कंटिन्यू नहीं करनी। तो दादा से बोलो इस रिश्ते को ख़त्म करो। समझ आई? मैं नहीं चाहता कि तुम रुखसती के बाद इसके साथ जानवरों जैसा सलूक करो। आई समझ? और हाँ मुस्तजाब शाह, ये बात याद रखना, आज इसके बाद मेरा तुम्हारा मुझसे कोई रिश्ता नहीं होगा। लाला मेरी बात सुने। वो जैसे एकदम होश में आया। क्या सुनो तुम्हारी? मैं अब बचा ही क्या है तुम्हें सुनने के लिए? मुस्तजाब, आज ना तुमने हद कर दी है। एक लिमिट होती है जो एक आज तुम क्रॉस कर गए हो। और समझ आई बेगैरत इंसान, तुम जो एक औरत पर हाथ उठाते हो। लाला मैं जानकर नहीं किया, एकदम उठ गया था। अच्छा, कितनी दफ़ा अम्मा अब्बा की लड़ाई होती है? कभी तुमने देखा कि अब्बा ने अम्मा पर हाथ उठाया? ये कभी दादा ने दादी को हाथ उठाते देखा? ये कभी बड़े अब्बा को बड़ी अम्मी पर हाथ उठाते देखा? बोलो क्या कह रहा हूँ, पूछ रहा हूँ। वो गुस्से की ज़्यादती से चीखा था। ये जो हरकत करी है ना तुमने अभी, मुस्तजाब निगाहों से गिर गए हो तुम मेरी शर्म आ रही है मुस्तजाब में। मुझे तुम्हें अपना भाई कहते हो? बेगैरत इंसान, तुम जो अपने से कमज़ोर पर हाथ उठाते हो। बोलकर अपने कमरे से जाने लगा। मुस्तजाब भागकर पीछे से इसके गले लगा। भाई सॉरी, प्लीज़ माफ़ कर दें, आइंदा नहीं होगा। आवाज़ में नमी थी। मुस्तफ़ा रुका और ज़ब्त से जबड़े भींचे और चबा चबा कर बोला, अगर तुम्हें सहर ने माफ़ कर दिया तुम्हारे इस फ़ैल के लिए, तो मैं भी कर दूँगा। फिर वो रुका नहीं था और इसको वहीं छोड़कर अपने कमरे की तरफ चला गया था। जारी है।